हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 21 सितंबर 2022। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या क्या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिले। पर उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। देखो क्या होता है ना कि जब आप अपने पेन के ऊपर फोकस करने लग जाते हो या फिर आप एक्सक्यूज अपने आप को देने लग जाते हो तो आपको नए नए मौके मिल जाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने का कि आप ये काम क्यों नहीं कर पाए, आप ये एग्जाम क्यों क्लियर नहीं कर पाए, आप क्यों नहीं टाइम पर पढ़ पाए। तो अपने आप को एक्सक्यूजेस देना सबसे ज्यादा ईजी होता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पेन यू शुड फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको अभी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। बट आपको उठना है एंड फिर से अपने गोल्स के लिए वर्क करना है। जब तक आप अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेडली वर्क नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करेंगे, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ओनली फोकस ऑन द प्रोग्रेस एंड नॉट ऑन द पेन। केबीआई बाय स्टडी आईएएस का आज का क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। सेकेंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शंस। थर्ड, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1 and 2 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली एंड डी है 3 ओनली। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या है करेक्ट आंसर। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मुझे बताइए। ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसी टाइप की बॉडी है एंड कितनी मेंबर बॉडी है, एंड अगर कोई टाइम लिमिट है, अगर कोई टर्म है तो वो मुझे बताइए। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या फंक्शन है वो बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नीचे लिखकर बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आपको इसके क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको एक्स्ट्रा में बताना है। देखिएगा अगर आप एक्स्ट्रा भी बताते हैं तो आपको क्या होगा, आप उसको टाइप करेंगे तो आपको खुद ही रजिस्टर होगा माइंड के अंदर। पेज नंबर 1 पर देखिए, चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। अब देखिए हमारे जो नेवी चीफ हैं हरि कुमार जी, उन्होंने ये कहा है कि चाइना जो है वो अभी भी हमारे लिए चैलेंज के रूप में सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, नॉट ओनली इन इंडियाज लैंड बॉर्डर्स बट ऑल्सो इन दी मैरीटाइम डोमेन। अब देखिए जब मैरीटाइम डोमेन की बात हो रही है तो यहाँ पर स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन रीजन। अब देखिए इंडियन ओशन रीजन में चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने बेसिकली अपनी प्रेजेंस को वहां पर बरकरार रखा हुआ है 2008 से ही। एंड इसको एक तरीके से एक्सक्यूज देते हुए, बेसिकली इसका रीजन बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए वो बेसिकली यहाँ पर है। पर देखिए इसकी वजह से हमारे ऊपर थ्रेट हो सकता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी भी चाइना एज द चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है मेरी टाइम डोमेन के अंदर भी। ऑल्सो देखिए चाइना ने अपना बेस बना लिया जिबूती के अंदर, एंड वो ऑल्सो इन्वॉल्व है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पोर्ट्स बनाने के लिए, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, वहां पर भी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन के अराउंड जो स्टेट्स हो गई, सिटीज हो गई, ठीक है, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड मेनी अदर कंट्रीज, ठीक है, उनके साथ ये इन्वॉल्व है। ऑल्सो देखिए अभी अभी हमें पता है, बहुत दिनों से हम कवर भी कर रहे थे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है, उससे पहले क्या हुआ, PP-15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो लद्दाख के अंदर है, वहां पर बेसिकली इंडिया एंड चाइना दोनों ने ही अपने जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया। तो थोड़ी सी सिचुएशन हमें बेटर होती हुई नजर आई थी, बट रियलिटी ये है कि अभी भी दो फ्रिक्शन पॉइंट ऐसे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर है, एंड इंडिया एंड चाइना अभी भी एक तरीके से वहां पर एक एक पीस नहीं है, वहां पर अभी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ पक्का है कि हाँ हम अपने ट्रूप्स को हटा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो वो एक अभी भी बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है। अब देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आप याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना के बीच में है, दो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ ऑफ दी कंट्रीज। इसी के कंपेयर में अगर हम LOC को देखें तो LOC जो है उसको इंडिया एंड पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट LAC को इंडिया एंड चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये यहाँ पर आपको इस आर्टिकल के थ्रू पता होना चाहिए। ऑल्सो देखो चाइना क्योंकि पूरे साल न्यूज के अंदर रह रहा है एंड अभी भी न्यूज के अंदर है, तो आपको चाइना की लोकेशन पता होना चाहिए एंड ऑल्सो चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता होना चाहिए।
तो चाइना इज बॉर्डर्ड बाय 14 कंट्रीज, दैट इज अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड वियतनाम। वेरएज अगर हम मेरी टाइम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो ये ब्रुनई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इनसे अपना मेरी टाइम जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ बाहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान, ठीक है, ईस्ट चाइना सी का एरिया ये रहा, ठीक है, साउथ चाइना सी का पोर्शन ये रहा, ठीक है, यहीं पर देखिए आप ये रहा फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस सी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा देखो ताइवान। चाइना एंड ताइवान के बीच में अभी जो इतनी सिचुएशन हुई थी नैन्सी पेलोसी के आने के बाद, ठीक है, जो कि यूएस की स्पीकर हैं, वो कहाँ पर आई, वो ताइवान के अंदर आई, इसलिए चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई थी। चाइना ने कहा था कि मैं मिलिट्री ड्रिल्स को स्टार्ट करूंगा एंड ताइवान ने कहा कि हम बेसिकली अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, हम वन चाइना प्रिंसिपल में नहीं मानते हैं एंड अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिला था, इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। ऑल्सो देखो चाइना अपना जो एक तरीके से रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बढ़ा रहा है रशिया के साथ, है ना। हमने देखा कि कैसे हमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड को, एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर हमें यूएस देखने को मिल रहा है, नेटो देखने को मिल रही है, G7 कंट्रीज देखने को मिल रही है, वेरएज एक तरफ क्या है, एक तरफ हमें रशिया देखने को मिल रहा है, हमें चाइना देखने को मिल रहा है एंड हमें ईरान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो है, उज्बेकिस्तान भी हमें इसी साइड देखने को मिल रहा है। तो ये अभी सिनेरियो है, इसी की वजह से चाइना इस समय न्यूज़ के अंदर है। पेज नंबर 1 पर ही अगला आर्टिकल देखिए, ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट इरोड राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सेट सेंटर। तो सेंटर ने अभी कह दिया है कि 10% का कोटा जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड होता है जॉब्स के अंदर बेसिकली, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, ठीक है, तो वो वॉयलेट नहीं करता है राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी ने कहा है। ऑल्सो देखिए ही सेड कि ईडब्ल्यूएस कोटा वॉज गिवन इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 50% का जो रिजर्वेशन है। तो देखिए हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 10% कोटा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो 50% का रिजर्वेशन कैपिंग कहाँ से आया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेणुगोपाल जी ने ये चीज़ कही है कि 50% रिजर्वेशन जो कोटा है उससे इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर आप इसको एक तरीके से इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर है। अब देखिए 10% quota to economically weaker section of the society was introduced by 103rd Constitutional Amendment Act 2019 एंड इसके बाद बेसिकली आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 15 के अंदर एक तरीके से एडिशन लाया गया बाय एडिंग क्लॉज 6, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आया एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आया एंड यहाँ पर इकोनॉमिक रिजर्वेशन प्रोवाइड होती है इन जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर, जो कि 50% की रिजर्वेशन जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, ठीक है, उससे अलग जो पुअर लोग हैं उनको एक तरीके से मदद करने के लिए ये आया है एंड सेंटर एंड स्टेट जो है वो इसके बेसिस पर रिजर्वेशन को प्रोवाइड कर सकती है। अब देखिए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जो जजमेंट हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जजमेंट के अंदर बेसिकली ये बताया गया कि 50% थ्रेशोल्ड होना चाहिए रिजर्वेशन का इन द स्टेट्स, है ना, एंड इट्स सेट कि रिजर्वेशन जो है वो ऐसे प्रोवाइड होना चाहिए कि वो लोगों को मदद कर सके एंड 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर भी यही लेकर आए थे कि किन लोगों को आप एक्सक्लूड करोगे एंड किन लोगों को आप इंक्लूड करोगे बेसिकली रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर। एंड ऑल्सो द रिजर्वेशन वॉज मेंट टू बी ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, पर जो मंडल कमीशन है उन्होंने ये कहा कि नहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इसके अंदर रखना चाहिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। पेज नंबर 2 पर देखिए, गवर्नमेंट टू स्प्रे बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन ओवर पैडी फील्ड टू कर्ब स्टबल बर्निंग पोल्यूशन। अब देखिए हमें पता है कि दिल्ली की जो हालत होती है वो इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो पोल्यूशन पहले से ही ज़्यादा है, उसके बाद स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो जाती है हरियाणा, पंजाब, इन सब एरिया के अंदर एंड वो सारा बेसिकली इंडिया जो दिल्ली है उसके ऊपर आ जाता है, हमें एक चादर सी होती हुई नजर आती है, स्मोक फॉर्म हो जाता है एंड उसके ऊपर से दिवाली आ जाती है, तो दिवाली पर जो क्रैकर्स एंड ऑल बर्स्ट होते हैं, ठीक है, उसका भी आ जाता है। तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है एंड ऑल्सो वार्निंग सामने आ जाती है कि आप अगर हो सके तो घर के बाहर ना जाए। अब देखिए इसी को कंट्रोल करने के लिए, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए
बेसिकली यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्प्रे करने वाली है बायो डिकम्पोजर को, एंड बायो डिकम्पोजर को फ्री में बेसिकली स्प्रे किया जाएगा। एंड ये जो है बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फॉर्म किया है, एंड ये एक वीक लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है, वीक लगेगा इसको, एंड उसके बाद हमें इसके फायदे देखने को मिलेंगे। एंड 2020 के बाद से दिल्ली सरकार ने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ये जो बायो डिकम्पोजर है विल बी स्प्रेड फॉर फ्री, एंड ये बासमती एज वेल एज नॉन बासमती जो पैडी फार्म्स है उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। एंड एवरी विंटर एयर क्वालिटी हमें पता है बहुत बेकार हो जाती है दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली, तो उसको बचा सकता है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड हेल्प कर सकता है। ऑल्सो देखिए फार्मर्स का ये जो दुख है कि वो कहते हैं कि वो जैसे हैप्पी सीडर मशीन हो गई वो बहुत महंगी होती है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं होता, हम आउट ऑफ बेसिकली कंपल्शन हमें स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पर सरकार का ये स्टेप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए डीकम्पोजर का इस्तेमाल करके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ना। एज एज द स्टबल वर्क्स एज दी मेन्योर, ठीक है, स्टबल क्या होता है, एक तरीके से गल जाता है तो वो मेन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंड ज़्यादा फायदा होता है, एंड ऑल्सो कॉस्ट भी बचती है। ऑल्सो देखिए द सॉइल लूजेस इट्स रिचनेस ड्यू टू द स्टबल बर्निंग, एंड वो कहीं ना कहीं हम रिस्टोर कर सकते हैं अगर हम स्टबल बर्निंग को अवॉइड कर बायो डिकम्पोजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, चीपर है, एंड प्रैक्टिकल टेक्निक है जिससे हम स्टबल बर्निंग को रोक सकें। ऑल्सो देखो ईगो फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई केमिकल उठा के लेकर आ गए, क्योंकि हम डिकम्पोजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इको फ्रेंडली है, एंड ये हमें हेल्प करेगी कि हम स्वच्छ भारत मिशन को भी कहीं ना कहीं अचीव कर सकें। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बायो डिकम्पोजर के। चलिए पेज नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं, पोजिशनिंग इंडिया इन अ कोएटिक वर्ल्ड। अब देखिए इसके रिलेटेड पहले भी हमें आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। ये कह रहा है कि देखो इंडिया इस समय क्या कर रहा है, इंडिया जो दोनों ही गुट देखने को मिल रहे हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है, एंड वो कोशिश कर रहा है कि सबके साथ हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सके, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो रशिया एंड चाइना, या फिर अलाइड उनके साथ जितने भी जो कंट्रीज हैं वो हो। अब देखिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां पर भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है ना। तो हमारी जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने भी देखा, तो इंडिया के लिए आगे और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस बैलेंस को बनाना, इस इक्विलिब्रियम को बनाना, क्योंकि देखो आगे तो वेस्टर्न कंट्रीज का भी अलायंस होगा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि रशिया एंड चाइना अगर किसी में इन्वॉल्व है तो उनका भी कोई अलायंस हो, तो हमें वहां पर भी जाना होगा। तो कितने टाइम तक बेसिकली हम ऐसे सस्टेन कर पाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल उठा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बेसिकली, ऐसा भी नहीं है कि हमने रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के रिगार्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ कहा हो, पर एससीओ के अंदर हमने पुतिन जी को ये चीज़ कही कि ये जो है ठीक है वॉर का अभी समय नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का समय है, यहाँ पर अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाने का समय है, ये चीज़ को हमने सामने रखा। तो देखते हैं आगे इंडिया का क्या स्टैंड होता है। ऑल्सो इंडिया प्रेजेंस एट द मीटिंग ऑफ एससीओ वॉज सिग्निफिकेंट, जो क्योंकि क्या दिखा इससे ये चीज़ दिखी कि हमारा डिज़ायर ये है कि हम सब के साथ, दोनों ही ब्लॉक के साथ हम अच्छी अपनी रिलेशनशिप को फॉर्म कर सकें। एंड ये कि न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, ये न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट में बेसिकली हम मल्टी अलाइनमेंट पे भरोसा रखते हैं कि हम सबके साथ अलाइंड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ खड़े हुए हैं, है ना। तो ये चीज कही। ऑल्सो देखो दिस इज इन द एरा ऑफ वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने कहा कि इट इज वन ऑफ डेमोक्रेसी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इसीलिए लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न अलाइज जो हैं ठीक है हैड कॉम्प्लीमेंटेड इंडिया, कि हमने पार्टिसिपेट किया क्वाड के अंदर। एंड इंडिया पे देखो अब डिपेंड करता है कि इंडिया क्या यूटोपिया एंड रियलिटी को मिक्स कर रहा है, या फिर जो मल्टी अलाइनमेंट हम सही में उसको लेकर आ पाएंगे, एक एग्जाम्पल बन पाएंगे वर्ल्ड के लिए कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एक तरीके से पोलराइज होना पड़े, या फिर आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ खड़ा होना पड़े। आप अपने बायलेटरल रिलेशंस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए आप दोनों के साथ अच्छे रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया। और जो देखो अगर इंडिया एंड ईरान की बात करें, क्योंकि ईरान हमें रशिया एंड चाइना के साइड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया बेसिकली यूएस की आप समझ सकते हैं, यूएस इनका कॉमन एक तरीके से एनिमी है, इसीलिए हमें ईरान इनके साइड पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया एंड अगर ईरान का देखें तो विद टाइम हमारा रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर यूएस ने बेसिकली सैंक्शंस लगा दिए,
हमें भी बहुत सारा डर था, तो हमने ईरान के साथ अपने जो बेसिकली ट्रेड होता था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, एंड अब इंडिया एंड ईरान क्या करने वाले हैं। ऑल्सो देखो, चाय बार जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनएबिलिटी हमें देखने को मिली उसकी यूटिलाइजेशन की, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया एंड ईरान के बीच में है, एंड अगर दोनों ही एक कंट्रीज बेसिकली वर्क करेंगे इसके ऊपर तो दोनों की सिचुएशन काफ़ी बेटर हो सकती है। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस में हमें देखने को मिल रहा है। एंड चाइना की अगर हम अभी बात करें तो चाइना के साथ हमारा नियर टर्म प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। एंड चाइना क्या कर रहा है बेसिकली बॉर्डर इश्यूज पे अगर हम देखें, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। एंड जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर जो चाइना आ जाता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऊपर से देखो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंडिया एंड चाइना का रिलेशन भी हमें काफ़ी सारी जगहों पर देखने को मिल रहा है कि डगमगा रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो हमारा सब कंट्रीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है। अगर हम चाइना की अगर हम बात करें तो देखो, चाइना के साथ हमारा सिविलाइजेशनल हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिविलाइजेशनल है, पहले से ही चली आ रही है। ऑल्सो एशिया के अंदर देखो दो बड़ी कंट्रीज सस्टेन कर रही हैं, तो एक तो कोशिश करेगा कि दूसरी उससे ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। तो द टू कंट्रीज में नेवर हैव अ लिप एंड टीथ रिलेशनशिप, पर ऐसा है कि हाँ, दोनों अपने हित के लिए बेसिकली आगे बढ़ सकते हैं। एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी के भी अगेंस्ट ना जाए, कंट्रोवर्शियल मैटर्स में अंदर नहीं घुसे, एंड अपना काम निकलवाने की कोशिश करें। ऑल्सो देखिए, चाइना एंड रशिया का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड रशिया जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा अलाय रहा है। अगर हम पहले देखें तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडिया एंड रशिया का रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़। तो इंडिया को बेसिकली कैसे इंडिया ये यूटोपिया को रियलिटी में लेकर आ पाएगा, ये क्वेश्चन है जो कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल सामने रख रहा है कि क्या मल्टी अलाइनमेंट हो सकता है, क्या हम नॉन अलाइंड रह सकते हैं इस मैनर में कि हम सबके साथ अलाइंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। अब देखिए, लास्ट में यहाँ पर न्यूक्लियर बेसिस पर बात करी गई है कि इंडिया का क्या है, इंडिया नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन के ऊपर भरोसा रखता है। पर क्या हम ये अभी कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि चाइना एज वेल एज पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। तो क्या अभी हमारे लिए ऐसे टाइप के स्टेट में भरोसा रखना ठीक है? तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एज वी हैव नोन फॉर सम इयर्स नाउ कुड वेल चेंज इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है, इसलिए इंडिया को अपना जो स्टैंड है यहाँ पर चेंज करना होगा। एंड हमें अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बनाना होगा कि नहीं, हम बेसिकली अगर ग्लोबल सिनेरियो चेंज होगा सो वी विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। एंड इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव्स कैनॉट अगेन अफोर्ड टू इग्नोर दिस एक्सपेक्ट, even though at present India is only one among the three that does not see nuclear weapon as intended to use in the event of a war। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं है कि हम इसको निग्लेक्ट कर दें या न्यूक्लियर पावर की जो सिग्निफिकेंस है हम उसको निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि देखो आसपास सारी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। तो ये हमारे लिए एक सामने आता है एक क्वेश्चन। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिला। अगला देखिए, एंड कन्वर्जन थेरेपी। ये जो आर्टिकल है ये इसके रिगार्डिंग है कि बेसिकली कन्वर्जन थेरेपी जो है जो उसको एंड कर देना चाहिए। एंड मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, देयर इज वन वे टू बी एंड देयर इज रूम फॉर एवरी वन टू बी हु दे आर। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली इस चीज को कहा है कि सबको अधिकार है कि वो डिग्निफाइड मैनर में अपनी लाइफ को जी सकें। एंड ये जो वर्डिक्ट है इसने प्रोहिबिट कर दिया है कन्वर्जन थेरेपी को इन दी तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक स्टेप होता हुआ नजर आया। जो होमोसेक्सुअलिटी को बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया गया था, उसके बाद हमें ये अब देखने को मिला है कि हाँ, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। एंड ये जो कन्वर्जन थेरेपी है इसके अंदर बहुत डेंजरस चीजें हो जाती हैं, बहुत डेंजरस प्रैक्टिसेस होती हैं टू चेंज अ पर्सन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर उनकी जेंडर आइडेंटिटी या फिर उनके एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश करी जाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि एक बैन लग जाना चाहिए कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर। एंड सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कहा है कि आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो ये यहाँ पर एक फर्दर डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। एंड देखिए, होमोसेक्सुअलिटी जो डीक्रिमिनलाइज करी गई थी उसके बाद ये अब स्टेप लिया गया है, पर अभी भी देखिए बहुत सारी एक तरीके से इश्यूज हैं जो कि सामने खड़े हुए हैं। क्या होता है, जो कि LGBTQ+ कम्युनिटी है
उनके खिलाफ लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऑल्सो जो टैबू अटैच्ड हैं, लोग उनसे उनको देखते हैं। ऑल्सो फॉल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी भी सामने हैं। ऑल्सो देखिए, उनकी फैमिली अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो कि उनको मजबूर कर देती हैं कि आप कन्वर्जन थेरेपी के लिए जाओ। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा जो देश है, बेसिकली ओवरऑल वर्ल्ड ही देखो कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हम कब तक ऐसे पुराने कंसेप्शंस में एंड जो ड्रकोनियन जो रूल्स रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हम रहेंगे? ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर आर्टिकल उठा रहा है। एंड यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि दो, अभी क्या है कि जो प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन थेरेपी है मेंशन्ड इन द इंडियन लॉ, उसको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पर अभी भी अगर कोई ऐसे अपने खुद की मन से कर रहा है तो आप उसको कैसे मना कर पाओगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कन्वर्जन थेरेपी इज डिक्लेयर्ड टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इट अप्लाइज ओनली टू फोर्सिबल कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर फोर्सिबल कन्वर्जन हो रहा है तो तभी एक तरीके से उसको इसके अंदर लिया जाएगा। पर ये हमें देखने को मिलेगा कि वो वैसे भी कंटिन्यू रह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली एलिमिनेट हो जाएगा, स्पेशली अमंग द पेरेंट्स जो कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज के हैं। ठीक है, जो कि प्रेशराइज करेंगे अपने बच्चों को कि आप हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के साथ जाओ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल्सो देखो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बार बार इस चीज को कहता है, ये कर्व हो रही है अगर हम अभी तक भी उन्हीं सोच में रहेंगे, उसी पुराने ख्यालातों में रहेंगे। ये आर्टिकल इसी को कह रहा है। एंड हमें अगर सही में हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें लोगों को डिग्निटी इन रियल मैनर प्रोवाइड करनी होगी, उनको उनके राइट्स इन रियल मैनर देने होंगे, एंड डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। एंड कन्वर्जन थेरेपी जो है उसको इसको बेसिकली क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए एंड एलिमिनेट कर देना चाहिए फ्रॉम द रिपब्लिक, बेसिकली पूरी कंट्री से ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगला देखिए, हमें देखने को मिला लंपी स्किन डिजीज के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। आर्टिकल से ज्यादा आपको लंपी स्किन डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, लंपी स्किन डिजीज जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एंड इसकी वजह से बहुत सारी जो कैटल्स हैं उनकी मृत्यु हो गई है। एंड बताया जा रहा है कि अभी बेसिकली थाउजेंड्स में बहुत सारी ऐसी बेसिकली गाय हैं, ठीक है, भैंस हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है। एंड एलएसडी जो है ये एक वायरल डिजीज है जो कि कैटल, बफेलोज एंड जो वाइल्ड डोमिनेंट होती है उनको हो जाती है। एंड इसके अंदर ना बॉडी के अंदर बहुत सारे नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं एंड ये बढ़ते चले जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें फीवर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 21% रिड्यूस देखने को मिला बहुत सारे एरियाज के अंदर। एंड जैसे कच्छ का एरिया होगा गुजरात के अंदर, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सामने आ गई है। एंड ये जो एनिमल्स हैं ये मेनली ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉड वेक्टर जैसे कि मस्कीटोज हो गए, बाइटिंग फ्लाइज हो गए, टिक्स हो गए, ठीक है, इनकी वजह से ये बेसिकली इनको स्प्रेड हो जाता है। एंड इसके बाद इनको बॉडी में अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनको फीवरिश लगता है और इनको ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बॉडी से फ्लूइड्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारी गायें, ठीक है, बहुत परेशान हो गई है। 67,000 प्लस से भी ज़्यादा जो कैटल हैं दे हैव सकम्ड सिंस जुलाई इस बीमारी की वजह से। तो ये बीमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सामने है। एंड इसके लिए बेसिकली स्टेप्स लिए जा रहे, ड्रग्स को लेकर आया जा रहा है, वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, बट फिर भी अभी भी हमें इन कंट्रोल सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। पेज नंबर 10 पर देखिए, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कम अंडर इलेक्शन कमीशन लेंस। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन भी है, नीचे मुझे लिखकर बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस है। हमने बहुत बारी इसको डिस्कशन में लिया गया। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू क्लीन अप द इलेक्टोरल स्पेस, पहले उनका ध्यान था रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पर जो रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज हैं अब उनके ऊपर भी वो ध्यान दे रही। इलेक्शन कमीशन ने डीलिस्ट किया अभी या फिर डिक्लेयर किया एज इनएक्टिव 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को सिंस में, कि वो फेल हो गए टू कंप्लाई विद द वेरियस रूल्स एंड मिसयूज किया है उन्होंने इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस का। एंड जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो ये RUPPs हैं, RUPPs मतलब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली कंप्लाई नहीं करा है, तो ये चीज़ गलत है।
And while the IT Act allows cash donation up to 2000 only, the Representation of People Act 1951 requires parties to submit details to the Election Commission अगर डोनेशन 20,000 या उससे ज्यादा का हो रहा है. अब लास्ट वीक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, उन्होंने लिखा लॉ मिनिस्ट्री को प्रपोज करते हुए कि चेंजेस लाने चाहिए एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए डोनेशंस की हर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू. द इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया दैट पार्टी शुड डिक्लेयर ईच डोनेशन ओवर द 2000 रेदर देन एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 20,000. बेसिकली उनको इलेक्शन कमीशन को बतानी चाहिए, पूरा बताना चाहिए कि कहाँ से डोनेशन आ रहा है, कितना आपके पास डोनेशन आया है, एंड 20,000 जो है उसको हटा दिया जाए, 902,000 ही रखा जाए. अगर 2,000 से ज्यादा आपको डोनेशन आ रहा है तो आपको उसके बारे में बताना ही होगा. तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली अपना जो रोल है, ठीक है, एक रोल तो आपको यहीं से ही पता चल गया, अपने रोल को पूरा करते हुए उन्होंने ये काम को बेसिकली करा है. एंड ये यहाँ पर इसको प्रपोज कर रहे हैं कि वो 2,000 की जो लिमिट है वो आ जाए एंड ऑल्सो मैंडेटरी कर दिया जाए रिपोर्टिंग ऑफ द डोनेशंस को. अगला देखिए, गुजराती फीचर फिल्म शेलो शो मेक द कट फॉर द ऑस्कर्स. तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चूज किया है इस पर्टिकुलर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल गुजराती ड्रामा को, दैट इज शेलो शो. ठीक है, ये जो है ये बाद में रिलीज होगी, अक्टूबर में रिलीज होगी. तो ये जाने वाली है ऑस्कर्स के अंदर एंड देखते हैं कि इसको बेसिकली वो अवार्ड मिल पाता है नहीं मिल पाता है. पर ये बुक, ये बेसिकली ये जो ड्रामा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत अच्छा है, बहुत रियलिटी बेस्ड ये बेसिकली आया है. तो ये इसी के रिगार्डिंग है, सिनेमा के ऊपर बेसिकली ये जो ड्रामा है, ठीक है, ये है. तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या होगा. ऑल्सो देखिए, यूपीएससी में तो नहीं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस बार ऑस्कर्स के अंदर कौन सी मूवी इंडिया के थ्रू बेसिकली गई थी. तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए. एंड देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयर रहना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा ही. अगला आर्टिकल देखिए, साउथ वेस्ट मानसून बिगिन अर्ली विड्रॉल इन राजस्थान. अब देखिए हुआ क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका अर्ली बेसिकली विड्रॉल हो गया है, वो जाते हुए नजर आ रहा है हमारे देश से. एंड ऐसा सोचा गया था कि सितंबर 17 द नॉर्मल और द एवरेज डेट फॉर विड्रॉल इन द साउथ वेस्ट राजस्थान वो सितंबर 17. पर जो विड्रॉल है वो थोड़ा सा पहले हो गया है एंड इसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल देखने को मिला है. अब देखिए, इस आर्टिकल से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन. तो जब हम साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी वजह से इम्पैक्ट होते हैं बेसिकली, जो कि बेसिकली इसको इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून हमें देखने को मिलता है. पहला तो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. ठीक है, लैंड एंड वाटर का डिफरेंशियल कूलिंग का मतलब ये देखो जैसे अगर हम अरेबियन सी की बात करें एंड अगर हम यहाँ के लैंड की बात करें तो हमें पता है ये जो सी होता है, ये जो वाटर होता है, ये बेसिकली ये भी हीट होता है एंड ये पर ये कूल स्लोली होता है. ठीक है, इसका ये है कि ये कूल स्लोली होगा. वेरएज अगर हम यहाँ पर लैंड की बात करें तो लैंड जो है वो हीटअप भी जल्दी होता है एंड वो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, लैंड एरिया पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बेसिकली लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है एंड उसके बाद फर्दर हमें पूरा जो मानसून है वो आते हुए नजर आता है. देखो, अगर हम यहाँ पर मानसून की बात करें, साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो रेनी सीजन के टाइम बेसिकली जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, वो होता है एंड हमें जून टू सितंबर के बीच में देखने को मिलता है जब समर होता है हमारे देश के अंदर. एंड यहाँ पर क्या होता है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो जाता है तिब्बतन प्लेटू के अंदर, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, बहुत सारा मॉइस्चर, स्पेसिफिकली अगर हम केरला की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है इसकी वजह से. एंड माउंटेन बैरियर्स की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो रेन है उसका जो पाथ होता है वो भी ड्रिफ्ट हो जाता है. एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर एंड बेसिकली एंटर द बे ऑफ बंगाल and Arabian Sea only to become entangled in the air circulation over the India. ठीक है, इसको देखो आप और भी प्रॉपर वे में समझ सकते हो. देखो, इसके दो ब्रांचेस होते हैं अगर हम नॉर्मली देखें. एक तो होता है अरेबियन सी ब्रांच जो कि हमें यहाँ पर वेस्टर्न साइड पर देखने को मिल रहा है. एक होता है बे ऑफ बंगाल की साइड वाला जिसको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं. अब देखिए, जब हम अरेबियन सी की ब्रांच की बात करते हैं तो हमें ऐसे देखने को मिलता है मूवमेंट. ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होता है एंड सबसे पहले वो केरला के पास हिट करता है एंड उसके बाद हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ वो जाता हुआ नजर आता है.
ठीक है। एंड ये और भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होता है थार डेजर्ट, एंड उसकी वजह से ज्यादा बेसिकली इसको एक प्रोमिनेंट पाथ मिल जाता है। वेरएज अगर हम बे ऑफ बंगाल की साइड की बात करें तो बे ऑफ बंगाल की साइड का जो पाथ है वो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, ठीक है, उनको बेसिकली इफेक्ट करते हुए जाता है, या ईस्टर्न हिमालयस को इफेक्ट करते हुए जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी वजह से बरसात देखने को मिलती है। तो ये है ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, अरेबियन साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड ऑल्सो बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, आप देखिए रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून अगर हम देखें तो इस बार हमें रेनफॉल काफी ज्यादा देखने को मिली है। एंड अंडमान एंड निकोबार अगर हम यूनियन टेरिटरीज में देखें, सबसे पहले जहां पर साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है तो वो है अंडमान एंड निकोबार। पर अगर हम स्टेट वाइज देखें तो दैट इज केरला, एंड यहाँ पर भारी बरसात इसकी वजह से हो जाती है। द मानसून अराइव्स क्विकली ब्रिंगिंग विद देम अ लॉट ऑफ थंडर, लाइटनिंग, हैवी रेन हो जाती है। मानसून बर्स्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है साउथ वेस्ट मानसून का अंदर। एंड अभी आर्टिकल आया कि ये हमें इसका विड्रॉल हमें अर्ली देखने को मिला है, पहले ये देश से चला गया जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे। एंड इंडिया हैज रिकॉर्डेड 7% मोर रेनफॉल दिस ईयर अगर हम देखें। द सर्दर्न पेनिनसुला सेंट्रल पार्ट have had the bulk of excess at the 29% and the 33% respectively। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला देखिए, चाइना कीप्स श्रीलंका पाक वेकिन फॉर द लोन्स। देखिए चाइना जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑफर कर दिया है कि वो क्या करेंगे, उनको पैसा देंगे कि वो अपनी फ्लड लाइक सिचुएशन जो है उससे बाहर निकल सके। ऑल्सो इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है कि टेंशन है वहाँ पर, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए भी वो यहाँ पर पैसे देंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। एंड ऑल्सो देखो, हम पहले भी देख रहे हैं, देखो द हिंदू के अंदर बार बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान चाइना का ऑल वेदर अलाई है, यानी हर मौसम का दोस्त है। बोथ पाकिस्तान एंड श्रीलंका फाइनेंशियल स्ट्रेस को देख रहे हैं, एंड दोनों के अंदर दो सिनेरियो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर फ्लड लाइक सिचुएशन है, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरऑल हमें एक साथ होते हुए नजर आए। तो बीजिंग से असिस्टेंस वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पर चाइना जो है वो उनको बेसिकली थोड़ा सा वेट करवा रहा है, उनको देगा। ऑल्सो देखो दोनों ही कंट्री ने आईएमएफ का भी सहारा लेने की कोशिश करी है, एंड आईएमएफ भी उनको मदद कर रही है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया, एंड ये इसी की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना क्या लोन है, ठीक है, क्या होगा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आर्टिकल्स में आ जाएगा। पर अभी इस आर्टिकल के अंदर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ है नहीं। अगला देखते हैं, दास फ्लैग्स इश्यूज विद डिजिटल लेंडिंग सच एज डेटा प्राइवेसी रेट्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने ये कंसर्न को दिखाया कि जो डिजिटल लेंडिंग है, इंक्लूडिंग अ स्पेट ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग अनसूरियस इंटरेस्ट रेट, अनएथिकल बेसिकली रिकवरी प्रैक्टिसेस, डेटा प्राइवेसी इश्यूज, emphasize the need for the fintech industry to focus on the governance, business conduct, regulatory compliance and risk mitigation। तो यहाँ पर हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने कहा है कि जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा एंड फोकस करना होगा अपनी गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस कंडक्ट को, रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए, एंड एथिकली बेसिकली हर चीज़ को देखना होगा। नहीं तो क्या एक तरीके से थ्रेट हो सकता है, डेटा प्राइवेसी का थ्रेट हो सकता है, डिजिटल लेंडिंग के ऊपर थ्रेट हो सकता है। एंड आरबीआई हैज एंडेवर्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज proactively, and early in June 2020 भी regulatory guidance was provided to our regulated entities। बेसिकली यहाँ पर वो लेकर आए थे 2020 के अंदर भी इसके रिगार्डिंग गाइडेंस आई थी कि आपको इन गाइडलाइंस को मानना होगा जिससे आप अश्योरिटी रख सकें कि डेटा की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन्ड है एंड डिजिटल लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या फिर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब है। अब ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। आज के द हिंदू में यही सारी खबरें थी, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ऐसे ही आप मेरे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, एंड अगर आपने स्टडी आइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।